डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ब्रांच अकाउंट्स की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दिस इज डॉक्टर रमेश आर्य इन द academic fraternity. I am usually recognized with my initials Dr. R.K. Arya. At present, I proudly hold the designation of Associate Professor of Commerce at Government PG College Hisar, including my 6-year services at this premier institute. I possess 31-year experience in total. In today's class, we will discuss about the second type and third type of dependent branches. Second type of dependent branches means the branches which receive the goods from the head office at cost price and can make the sales in cash or credit. And third type of dependent branches means the branches receiving the goods from head office at invoice price. Besides these two topics, we will also discuss about memorandum branch debtors account, how to prepare the memorandum branch debtors account, how to calculate the loading amount included in the invoice price. Let us start today's topic of dependent branches. डिपेंडेंट ब्रांचेज में जो दूसरी टाइप हम आज डिस्कस करेंगे कि ऐसी ब्रांचेज हैं जो हेड ऑफिस से कॉस्ट प्राइस पर माल रिसीव करती हैं और ये ब्रांचेज नकद सेल करने के साथ साथ उधार सेल भी कर सकती हैं कि ब्रांचेज रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्राइस एंड मेकिंग बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। तो जब क्रेडिट सेल्स किया जाता है तो ऐसी स्थिति में डेटर्स अकाउंट वहाँ पर खुलेगा और डेटर्स अकाउंट से संबंधित 3 आइटम्स ब्रांच अकाउंट में हम और लिखते हैं। जो फर्स्ट आइटम है ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स, सेकंड आइटम है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और थर्ड आइटम है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो ये 3 आइटम्स जो हैं इनको हम ब्रांच अकाउंट में ऐड करते हैं और इन 3 आइटम्स के संबंध में जो एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स है तो उसके लिए हम ब्रांच अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट और नरेशन में लिखते हैं फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एट ब्रांच। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हमने ब्रांच अकाउंट में लिखना है तो उसके लिए ये एंट्री पास की जाती है हेड ऑफिस की बुक्स में। और ठीक इसी प्रकार से डेटर्स से हम अमाउंट रिसीव करते हैं ऑन रिसीविंग कैश फ्रॉम डेटर्स। तो ऐसी स्थिति में हम कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और टू ब्रांच अकाउंट लिखते हैं फॉर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इस प्रकार से ये एंट्री होती है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस के लिए भी एंट्री हम करते हैं इन रिलेशन टू क्लोजिंग डेटर्स। हम ब्रांच डेटर्स को डेबिट करते हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू ब्रांच अकाउंट और नरेशन में हम लिखते हैं फॉर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एट ब्रांच। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए ये एंट्री हम करते होते हैं। तो 3 एंट्रीज यहाँ हेड ऑफिस की बुक्स में ये होती। इन तीनों एंट्रीज की रिकॉर्डिंग ब्रांच अकाउंट के अंदर हम करते हैं और इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये ब्रांच अकाउंट में तीनों एंट्रीज किस प्रकार से यहाँ पर लिखी गई हैं। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और बाय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो 3 आइटम यहाँ पर ये बढ़ जाती हैं जब ब्रांच उधार बिक्री करती है। यहाँ पर जो मुख्य बात हमने ध्यान में रखनी है कि डेटर्स के संबंध में 3 आइटम तो ये यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में हम लिख देंगे, लेकिन जो बाकी आइटम्स हैं उन आइटम्स को हम ब्रांच अकाउंट में न लिख करके ब्रांच डेटर्स अकाउंट में लिखते हैं। और जो रिमेनिंग आइटम्स हैं वो 5 आइटम्स हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, आप देख रहे हैं। एक तो क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स को हमने ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखना है, ये डेटर्स अकाउंट में आएगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट में इसको हम लिखते होते हैं। एक है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड किया है। कई बार जल्दी पेमेंट लेने के लिए हम कैश डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं, तो ये आइटम भी ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगी, ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी। और एक थर्ड आइटम आप देख रहे हैं गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, ये आइटम भी ब्रांच डेटर्स अकाउंट की आइटम है। और ठीक इसी प्रकार से फोर्थ आइटम है अलाउंस अलाउड टू डेटर्स, देनदारों को कोई अलाउंस हम अलाउड करते हैं तो वो भी एक एक्सपेंस के रूप में यहाँ पर ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आता है। और ठीक इसी प्रकार से बैड डेट्स, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं किसी कारण से वो पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो आइटम भी यहाँ ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगी। तो ये 5 आइटम आपने याद रखनी है। ये 500 आइटम ब्रांच डेटर्स अकाउंट के आइटम हैं। इनमें से कोई भी आइटम
ब्रांच काउंट में हमने नहीं लिखनी है। अगर हम लिखेंगे तो फिर ब्रांच काउंट हमारा गलत हो जाएगा। ब्रांच को जब उधार सेल करने के लिए अलाउड किया जाता है और जब हम उसके खाते बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट हम बना लें, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कई बार डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं मिलेगा तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट की सहायता से हम ओपनिंग बैलेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार हम देखेंगे कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस वहां क्वेश्चन में नहीं दिया मिलेगा तो उस आइटम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की आइटम ये भी कई बार क्वेश्चन में नहीं दी होती है, तो ऐसी स्थिति में भी ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना करके हम इस आइटम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट तो हमने बना ही लेना चाहिए, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि सभी आइटम्स वहां पर शामिल कर ली गई। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट आप देख रहे हैं, इसमें ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है इसलिए डेबिट साइड में यहाँ लिखा है टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। या तो ये क्वेश्चन में दिया मिलेगा या फिर यहाँ ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में हमने कैलकुलेट करना होता है। एक दूसरी आइटम जो डेबिट साइड में यहाँ लिखी गई है टू क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल हम करते हैं और क्रेडिट सेल के कारण डेटर्स हमारे बढ़ जाते हैं, इसलिए इस आइटम को डेबिट में यहाँ पर लिखा गया है। तो डेबिट में वो आइटम आएंगी जिनसे डेटर्स काउंट बढ़ता है और क्रेडिट में वो सब आइटम आएंगी जिनसे डेटर्स काउंट कम होता है। तो क्रेडिट साइड में आप देख रहे हैं जो फर्स्ट आइटम यहाँ पर लिखी गई है बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से हमने कैश रिसीव किया है, या तो एक क्वेश्चन में दिया मिलेगा या फिर यहाँ से हम ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे, एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड आइटम यहाँ पर लिखी है बाय डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट हमने दे दिया है डेटर्स को, उससे भी डेटर्स कम हो जाते हैं। बाय सेल्स रिटर्न्स, तो सेल्स रिटर्न कर दी है, माल वापस आ गया है तो इससे डेटर्स कम हो जाते हैं। बाय अलाउंस अलाउड, इससे भी डेटर्स का अमाउंट कम हो जाता है। बाय बैड डेट्स, और इससे भी डेटर्स का अमाउंट कम हो जाता है। तो ये 5 आइटम यहाँ पर हम डेटर्स अकाउंट में लिखते हैं, इन आइटम्स को हम ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते हैं। और फिर हम जो है बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर ब्रांच डेटर्स अकाउंट का निकालते हैं, या तो ये बैलेंस क्वेश्चन में दिया होता है या फिर एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से ब्रांच डेटर्स अकाउंट हम तैयार करते हैं। डेटर्स और डायरेक्ट सिस्टम में ब्रांच डेटर्स अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है, परंतु इसे हम मिसिंग आइटम्स को फाइंड आउट करने के लिए तैयार करते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट रखा गया है। एक और इम्पोर्टेंट आइटम यहाँ पर हम देख रहे हैं गुड्स इन ट्रांजिट की, माल का मार्ग में होना। जब गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच को भेज दी जाती हैं लेकिन ब्रांच में वो माल अब तक नहीं पहुंचा है, तो ऐसी स्थिति में वो माल रास्ते में होता है तो उसे हम गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से जानते हैं। और हेड ऑफिस की बुक्स में ऐसे माल के संबंध में जो एंट्री होती है आप देख रहे हैं, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट की रिकॉर्डिंग करते वक्त हमने यह ध्यान रखना चाहिए कि कई बार क्वेश्चन में गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, शाखा को माल भेजा गया, के स्थान पर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, प्रधान कार्यालय से माल प्राप्त हुआ, ये आइटम लिखी होती है। ऐसी स्थिति में गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस का जो अमाउंट होता है उस अमाउंट में गुड्स इन ट्रांजिट की राशि को जोड़ करके हम गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच के सामने ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है। एग्जाम्पल के लिए गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ₹62,000, गुड्स इन ट्रांजिट ₹8,000। तो ये आइटम इस प्रकार से यहाँ पर दी गई है, क्योंकि गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच के स्थान पर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम यहाँ पर दी गई है। तो जब ब्रांच अकाउंट हम बनाएंगे तो डेबिट साइड की जो आइटम हमारी है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, तो वहाँ पर हमने 62,000 में 8,000 रुपीज जोड़ करके 70,000 से एंट्री यहाँ पर डेबिट साइड में करनी होगी। और क्रेडिट साइड में गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ पर लिखा जाता है, तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ पर लिखा गया है ₹8,000। तो ये हमने मुख्य रूप से ध्यान रखना होता है। जब डिपेंडेंट ब्रांचेज नकद और उधार माल की बिक्री कर सकती है और कॉस्ट प्राइस पर हेड ऑफिस से माल प्राप्त करती हैं, तो उनके संबंध में एक इलुस्ट्रेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मुंबई ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट हमने तैयार करना है।
अगर आप फिगर्स को नोट कर सकते हैं तो ये बेटर रहेगा। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 स्टॉक दिया गया है 40,000 का। डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2016 22,000 के हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया, ये जो ब्रांच है ये जो है उधार बिक्री करती है, इसलिए डेटर्स का बैलेंस यहाँ पर दिया गया है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस रुपीज 1,40,000। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस लिखा गया है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम इस इलस्ट्रेशन में हो सकती है, उसका हमने ध्यान रखना है। आगे लिखा है कैश सेल्स रुपीज 86,000, क्रेडिट सेल्स है रुपीज 1,20,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 95,000 है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स 3,000 है, अलाउंस टू कस्टमर्स रुपीज 1,800, बैड डेट्स की आइटम यहाँ पर दी गई है रुपीज 4,500, चेक सेंड टू ब्रांच फॉर रेंट रुपीज 12,000, इंश्योरेंस रुपीज 15,000, सैलरीज एंड वेजेज रुपीज 28,000। और नेक्स्ट आइटम यहाँ लिखी है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 32,000 और गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 31 मार्च 2017 रुपीज 10,000। तो गुड्स इन ट्रांजिट हैं, रास्ते में है माल 10,000 रुपये का, तो ये हमने ध्यान रखना है। और फिर लिखा है ऑल कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच इज डेली रेमिटेड टू हेड ऑफिस एंड ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस। तो ये लाइन बिल्कुल स्पष्ट करती है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच का इलस्ट्रेशन है और जो ब्रांच है वो क्रेडिट सेल करती है। तो ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट यहाँ पर बनाना चाहिए, ताकि हम जो अभी इलस्ट्रेशन में देख रहे थे कि वहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच डेटर्स नहीं दिया गया है, उस आइटम की कैलकुलेशन आसानी से हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना करके कर सकते हैं। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी रुपीज 22,000 और फिर क्रेडिट सेल्स की आइटम रुपीज 1,20,000 यहाँ पर दी गई थी, वो हमने यहाँ पर लिखी है टू क्रेडिट सेल्स रुपीज 1,20,000। और फिर क्रेडिट साइड में ऐसी वो सब आइटम हम यहाँ पर लिखेंगे जिनसे डेटर्स का बैलेंस कम होता है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की आइटम रुपीज 95,000 की है, वो यहाँ पर लिखी गई है बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। फिर सेल रिटर्न्स की आइटम रुपीज 3,000 की है, वो यहाँ पर लिखी है बाय सेल्स रिटर्न्स। और फिर अलाउंस टू कस्टमर्स रुपीज 1,800 ये आइटम यहाँ पर लिखी है। और फिर बैड डेट्स की आइटम रुपीज 4,500 की यहाँ पर लिखी गई है। और फिर जो इलस्ट्रेशन में क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का नहीं दिया गया था, एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेबिट साइड का जोड़ हमने कर दिया रुपीज 1,42,000 और फिर क्रेडिट साइड के आइटम्स का जोड़ इसमें से घटा दिया है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स हमारे पास आ गया रुपीज 37,700। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने के बाद अब हम मुंबई ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। मुंबई में हमारी जो ब्रांच है उसका खाता हम बनाएंगे। और जैसे मैंने बताया कि ब्रांच अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसके डेबिट साइड में सभी खर्चे हम लिखते हैं या ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स यहाँ पर लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड में इनकम्स यहाँ पर हम लिखते हैं या फिर क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ एसेट्स यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर ये ब्रांच अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी स्टॉक यहाँ पर दिया गया है, 40,000 रुपये का ओपनिंग स्टॉक है गुड्स का, और डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है वो 22,000 का है, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये डेबिट साइड में इनका टोटल करके 62,000 यहाँ पर लिखा गया है। और फिर जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम परचेजेज लिखते हैं, उसी तर्ज पर यहाँ पर लिखा गया है टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट। तो इसमें यहाँ पर हमने मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि दो आइटम्स का जोड़ यहाँ पर आएगा। एक तो इलस्ट्रेशन में दिया गया है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस रुपीज 1,40,000 और एक दिया हुआ है गुड्स इन ट्रांजिट रुपीज 10,000। तो इस प्रकार से इनका दोनों का टोटल करके हमने यहाँ पर लिखा है रुपीज 1,50,000। और फिर जो एक्सपेंसेस के लिए चेक भेजा गया है उसके लिए एंट्री हम यहाँ पर कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट रुपीज 12,000 प्लस 15,000, 12,000 रेंट के हैं, 15,000 है इंश्योरेंस के हैं, और सैलरीज और वेजेस के लिए 28,000 है। तो इकट्ठी एंट्री तीनों एक्सपेंसेस की हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। इन तीनों का टोटल करके हमने यहाँ पर लिखा है रुपीज 55,000। और फिर ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम जो आइटम्स हैं वो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच लिखते हैं
एक तो कैश सेल्स वहां पर हुई है 86,000 की और एक डेटर से अमाउंट रिसीव हुआ है 95,000 का। इन दोनों का जोड़ करके हम यहाँ पर लिखते हैं ₹1,81,000 और फिर जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उनको यहाँ पर हम लिखते होते हैं बाय बैलेंस CD। जैसे स्टॉक हमारे पास शेष रह गया है 32,000 का, डेटर्स का बैलेंस हमने निकाला क्लोजिंग बैलेंस 37,700 का, तो इन दोनों को यहाँ पर हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और फिर गुड्स इन ट्रांजिट के आइटम यहाँ पर लिखना ना भूलें, तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट ₹10,000 यहाँ पर लिखा गया है। और फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि मुंबई ब्रांच हमें प्रॉफिट दे रही है या लॉस यहाँ पर चल रहा है, तो दोनों साइड का टोटल हम करके देखेंगे। तो डेबिट साइड का जोड़ यहाँ पर ज्यादा आ गया है, इसलिए स्पष्ट हो गया कि मुंबई ब्रांच जो है लॉस में चल रही है। और क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर जो लॉस है मुंबई ब्रांच का ₹6,300, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो इस प्रकार से हम ब्रांच अकाउंट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। और अब जो डिपेंडेंट ब्रांचेज हैं उनमें जो तीसरी कैटेगरी है वो है ऐसी ब्रांचेज की जो बिक्री मूल्य पर माल प्राप्त करती हैं, बीजक मूल्य पर माल प्राप्त करती हैं, कि ब्रांचेज रिसीविंग गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस। इनवॉइस प्राइस यानी कि बीजक मूल्य है, सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री मूल्य। तो लागत यानी कि कॉस्ट जो है माल की, उसमें प्रॉफिट जोड़ करके हेड ऑफिस ब्रांच के पास भेजता है। जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स मानिए कि 20,000 रुपए की है, उनमें 10% प्रॉफिट हमने जोड़ दिया 2,000 रुपए, और जो इनवाइस प्राइस यहाँ पर बन गया 22,000 का, या कहिए सेलिंग प्राइस है ये 22,000 का। तो इनवाइस प्राइस पर माल को भेजने के कुछ कारण हैं, उन कारणों के बारे में भी थोड़ी चर्चा यहाँ पर बनती है। तो रीजंस फॉर सेंडिंग गुड्स एट इनवाइस प्राइस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट करके। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है टू कीप द एक्चुअल प्रॉफिट सीक्रेट, वास्तविक लाभ को गुप्त रखने के लिए। तो जो वास्तविक लाभ है, एक्चुअल प्रॉफिट है, उसको हेड ऑफिस सीक्रेट रखना चाहता है, गुप्त रखना चाहता है। उस सूचना को आगे हम डिस्पर्स नहीं करना चाहते हैं, ये इसका पहला कारण रहता है कि इनवाइस प्राइस पर माल को भेजा जाता है। और जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर है इफेक्टिव कंट्रोल ऑन स्टॉक एंड कैश, तो स्टॉक व रोकड़ पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी इनवाइस प्राइस पर माल भेजा जाता है। तो इनवाइस प्राइस पर माल जब हम भेजते हैं तो ऐसी स्थिति में रोकड़ पर और विशेष तौर से स्टॉक के ऊपर एक अच्छा इफेक्टिव कंट्रोल वहां पर बना रहता है, प्रभावी नियंत्रण वहां पर बना रहता है। और थर्ड पॉइंट है डिमांड ऑफ मोर सैलरीज एंड बोनस, अधिक वेतन तथा बोनस की मांग। तो कई बार ब्रांच में जो कर्मचारी हमारे काम करते हैं, यदि उन्हें माल की लागत के बारे में जानकारी हो जाती है तो वे अधिक वेतन और बोनस की मांग करने लगते हैं, कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हेड ऑफिस है उसको काफ़ी इनकम इस ब्रांच से हो रही है, ये भी एक कारण रहता है। और अंतिम पॉइंट यहाँ पर दिया गया है फियर ऑफ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, प्रतियोगी व्यवसाय का डर। हमारा जो ब्रांच का मैनेजर है, यदि उनको इन सब बातों का पता लग जाए कि लागत का पता लग गया और जो बिक्री मूल्य है उसका पता लग गया और डिफरेंस की कैलकुलेशन आसानी से वो कर सकता है, तो वो इस लालच में आ सकता है कि क्यों ना इस तरह का बिजनेस वो खुद ही कर ले। तो एक प्रतियोगी व्यवसाय वहां पर अलग से ब्रांच के मैनेजर के द्वारा किया जा सकता है। तो इस डर के कारण भी माल को हम इनवाइस प्राइस के ऊपर भेजते हैं, ताकि लागत की जानकारी किसी को ना हो सके, उसको हम सीक्रेट रख सकें। तो वस्तु के लागत मूल्य में जो प्रॉफिट जोड़कर हम भेजते हैं, इस प्रॉफिट को मार्जिन हम कह सकते हैं, या लोडिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो जब इनवाइस प्राइस पर वस्तुएं भेजी जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में उस ब्रांच का एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमारे लिए लोडिंग के संबंध में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी जरूरी हो जाती है। तो क्वेश्चन में ये 4 आइटम्स ऐसी होती हैं जिनके संबंध में हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। जैसे गुड सप्लाई टू ब्रांच, तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखा रहता है वो इनवाइस प्राइस पे लिखा रहता है, तो उसके संबंध में हमने एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। ठीक इसी प्रकार से गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रांच ने जो गुड्स रिटर्न की हैं, तो इस आइटम में भी लोडिंग का अमाउंट शामिल रहता है, तो इसके बारे में भी एडजस्टमेंट एंट्री हमने करनी होती है। और ठीक इसी प्रकार से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, इन दोनों आइटम्स में भी लोडिंग का अमाउंट शामिल रहता है, यानी कि ये दोनों आइटम्स भी इनवाइस प्राइस पे वहाँ पे लिखी रहती हैं। इन चारों आइटम्स के बारे में एडजस्टमेंट एंट्री हमने लोडिंग के अमाउंट की करनी होती है, ताकि हम ब्रांच का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी है उसका हम एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकें। फर्स्ट एंट्री हम
ओपनिंग स्टॉक के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। फॉर द प्रॉफिट और लोडिंग इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर जो एंट्री हम करते हैं वो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट में डेबिट में लिखा रहता है तो उसके अंदर लोडिंग का अमाउंट शामिल है। तो उसको कम करने के लिए हम जो है क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं और वहां पर हम स्टॉक सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। इसलिए इसकी जो सामान्य हम देख रहे हैं यहाँ पर जनरल एंट्री जो बनती है, स्टॉक सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट फॉर रिमूविंग द लोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में जो लोडिंग का अमाउंट है उसको समाप्त करने के लिए ये एंट्री पास की जाती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी एंट्री आप देख रहे हैं, फॉर रिड्यूसिंग द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स सप्लाई की हैं, इस आइटम में भी लोडिंग का अमाउंट शामिल रहता है, तो उसको हमने कम करना है। तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच की आइटम ब्रांच अकाउंट में डेबिट में लिखी रहती है, इसलिए इसमें जो एक्स्ट्रा राशि शामिल की गई है प्रॉफिट की या मार्जिन की कहिए, उसको हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। और उसके लिए जो सामान्य यहाँ पर जनरल एंट्री बनती है वो है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट फॉर रिमूविंग द लोडिंग इन द गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। तो इस तरह ये एंट्री पास करने से इनवॉइस प्राइस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट प्रॉफिट का जुड़ा हुआ है वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए 22,000 रुपये का माल हेड ऑफिस ने ब्रांच को सप्लाई किया, इसमें 2,000 रुपये लोडिंग का अमाउंट शामिल है, तो इस 2,000 रुपये को हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट ₹2,000। इस तरह से डेबिट में हमारे 22,000 रुपये लिखे हुए हैं और क्रेडिट में 2,000 रुपये हम लिख देते हैं। तो फिर नेचुरल है कि इसका जो नेट इफेक्ट है वो यही रहता है कि गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ₹20,000। और जो थर्ड आइटम है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, तो इसके संबंध में कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहती है, क्योंकि गुड्स सप्लाई टू ब्रांच में से पहले हम गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच लेस कर लेते हैं और उसके बाद ये एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर हम जो 2 नंबर पे हमने की है वो एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाती है। तो अलग से गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच के संबंध में एडजस्टमेंट एंट्री करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच नो एंट्री इज रिक्वायर्ड एज दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द गुड्स सप्लाइड टू द ब्रांच। और जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ एडजस्टमेंट एंट्री है फॉर डिडक्टिंग द प्रॉफिट और लोडिंग इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के संबंध में जो एंट्री की जाती है इसमें ब्रांच अकाउंट को डेबिट किया गया है, क्योंकि ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहता है, उस अमाउंट को हमने कम करना है, इसलिए ब्रांच अकाउंट के डेबिट में ये आइटम लिखी जाती है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, तो स्टॉक सस्पेंस अकाउंट लिख करके हम डेबिट साइड में जो एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ा हुआ है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं और नरेशन में लिखते हैं फॉर रिमूविंग द लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक। लोडिंग अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मूलाज प्रयोग किए जाते हैं उसमें हमने मुख्य रूप से देखना होता है कि जो लोडिंग की राशि है, जो प्रॉफिट हेड ऑफिस ने जोड़कर भेजा है वो कॉस्ट प्राइस के अंदर जोड़कर भेजा है या इनवॉइस प्राइस के अंदर जोड़कर भेजा है। यदि लोडिंग का अमाउंट या कहिए कि मार्जिन का अमाउंट कॉस्ट प्राइस के अंदर जोड़कर भेजा है, तो ऐसी स्थिति में जो सूत्र यहाँ पर प्रयोग होगा ये आप देख रहे हैं, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट मल्टीप्लाई बाय रेट और डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। रेट का मतलब परसेंटेज, प्रॉफिट की परसेंटेज क्वेश्चन में दी रहती है, उसी रेट से इसका तात्पर्य यहाँ पर लिया गया है। और यदि इनवॉइस प्राइस में प्रॉफिट जोड़कर भेजा गया है तो ऐसी स्थिति में हम लोडिंग के अमाउंट की कैलकुलेशन जो सूत्र आप नीचे देख रहे हैं उसकी सहायता से हम करते हैं कि इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट मल्टीप्लाई बाय रेट और डिवाइड बाय 100। ये जो सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं इनको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि 55,000 की गुड्स यहाँ पर हेड ऑफिस ने सप्लाई की हैं और ये 55,000 जो है ये इनवॉइस प्राइस है और 10% प्रॉफिट यहाँ पर जोड़ा गया है। यदि ये 10% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में जोड़ा गया हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स में जोड़ा गया हो, तो ऐसी स्थिति में जो कैलकुलेशन होगी ₹55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10। तो इस तरह से लोडिंग का अमाउंट यहाँ पर ₹5,000 निकल कर आता है। और यदि
ये प्रॉफिट परसेंटेज इनवॉइस प्राइस पे या कहिए कि सेलिंग प्राइस पे लगाई गई है। तो ऐसी स्थिति में हम जो लोडिंग के अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 55,000 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 100 तो ₹5,500 यहाँ पर ये बनती है। तो बड़ा ही हमने ध्यान से केयरफुली ये ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन में कि ये जो प्रॉफिट की परसेंटेज है ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है या फिर इनवॉइस प्राइस के ऊपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। उसके आधार पर ही हम लोडिंग के अमाउंट को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और इलस्ट्रेशन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। अश्विनी लिमिटेड हैज ए ब्रांच इन न्यू दिल्ली। गुड्स आर सेंट टू द branch at a profit of 25% on cost. All cash received by branch is duly remitted to the head office and all expenses of the branch are paid by the head office. From the following particulars prepare branch account in the books of head office. जो फर्स्ट आइटम यहाँ पर हम देख रहे हैं, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹15,000, डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹9,000, फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल 2016 ₹2,000, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ₹80,000, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ₹1,000, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स ₹500, कैश सेल्स ₹50,000, क्रेडिट सेल्स ₹30,000, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ₹300, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट ₹1,200, सैलरी ₹2,400, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹400 और आगे जो आइटम दी है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017 ₹14,000, डेटर्स ऑन 31 मार्च 2017 ₹8,200, गुड्स इन ट्रांजिट ऑन 31 मार्च 2017 ₹6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2017 ₹800 और आगे लिखा है लास्ट आइटम, फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर annum। तो ये इलस्ट्रेशन यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो माल सप्लाई किया गया है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर सप्लाई किया गया है और 25% ऑन कॉस्ट ये प्रॉफिट गुड्स की कॉस्ट में जोड़कर भेजा गया है। सबसे पहले इस इलस्ट्रेशन में मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे और ब्रांच डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो इलस्ट्रेशन में दिया गया है ₹9,000 वो हमने डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस बीडी और जो क्रेडिट सेल्स यहाँ पर दी गई है ₹30,000 की वो भी हमने डेबिट साइड में लिखनी है। तो डेबिट साइड में हमने वो सब आइटम्स लिखनी होती हैं जिनसे ब्रांच डेटर्स अकाउंट बढ़ता है और क्रेडिट में वो सब आइटम्स यहाँ पर आएंगी जिनसे ब्रांच डेटर्स अकाउंट कम होता है। तो क्रेडिट साइड में हम यहाँ पर लिखेंगे बाय सेल रिटर्न्स ₹500, बाय डिस्काउंट अलाउड ₹300, बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस भी इलस्ट्रेशन में दिया गया है ₹8,200। तो इस प्रकार से ये आइटम्स लिखने के बाद क्रेडिट साइड में आप देख रहे हैं जो आइटम्स लिखी गई हैं उनका जो टोटल अमाउंट है वो बिल्कुल कम बनता है एज कंपेयर टू टोटल ऑफ डेबिट साइड आइटम्स। इट मीन्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की आइटम यहाँ पर मिसिंग आइटम है और उसको एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है और 30,000 की आइटम यहाँ पर लिखी गई है और इस प्रकार से ब्रांच डेटर्स अकाउंट का दोनों साइड का टोटल आप देख रहे हैं 39,000 हम यहाँ पर शो करेंगे। तो इस प्रकार से ब्रांच डेटर्स अकाउंट हम तैयार करते हैं। डेटर्स और डायरेक्ट सिस्टम में ब्रांच डेटर्स अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है, परंतु इसे हम मिसिंग आइटम्स को फाइंड आउट करने के लिए तैयार करते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट रखा गया है। और फिर अब ब्रांच अकाउंट हम बनाएंगे। तो ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं उनको हम यहाँ पर लिखते होते हैं टू बैलेंस बीडी। स्टॉक का बैलेंस यहाँ पर दिया गया है 15,000, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 9,000 और जो फर्नीचर हमारे पास है वो है 2,000 का। तो तीनों आइटम्स यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे, तीनों का टोटल करके हमने यहाँ पर कॉलम में लिख दिया है 26,000। और फिर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच की आइटम यहाँ पर दी गई है। अगर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस होता तो इसमें हम गुड्स इन ट्रांजिट की अमाउंट को भी जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच यहाँ पर दिया गया है 80,000 और इसमें से हम लेस करेंगे गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। ₹1,000 की आइटम वो आपने इलस्ट्रेशन में देखी, वो यहाँ पर हमने लेस करनी होती है। तो इस प्रकार से 79,000 यहाँ कॉलम में लिखा गया है। और फिर टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर एंट्री हमने करनी है और रेंट के लिए 1,200 रुपये ₹1,200 और सैलरी के लिए ₹2,400 और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए ₹400 की राशि ये हेड ऑफिस ने भेजी है। तो इसका टोटल करके यहाँ कॉलम में हम लिखेंगे ₹4,000। और फिर एक आइटम इसमें हमने
जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे आउटस्टैंडिंग सैलरीज की 31 मार्च 2017 को वहाँ पर इलस्ट्रेशन में हमने देखी थी। तो ये क्या है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज़ है। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज़ यहाँ डेबिट साइड में हम लिखते होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹800। तो इस प्रकार से ये आइटम्स हमारी आएंगी। और फिर क्रेडिट साइड में आप देख रहे हैं बाय बैंक काउंट, तो इसमें कैश सेल्स की आइटम हमने लिखनी है ₹50,000 की। और अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो हमने डेटर्स अकाउंट बना करके एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में कैलकुलेट किया ₹30,000 का, वो यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से टोटल इनका करके दोनों आइटम्स का ₹80,000 हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे। और फिर आप देखते हैं कि जो लोडिंग का अमाउंट है, लोडिंग का अमाउंट हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखना है। गुड सप्लाई टू ब्रांच में लोडिंग का अमाउंट शामिल है, उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो गुड्स रिटर्न घटाने के पश्चात 79,000 यहाँ पर शेष रहता है, तो रिमेनिंग बैलेंस 79,000 है। उसी के ऊपर हम जो है ये सूत्र लगाएंगे, 25/125 से मल्टीप्लाई करेंगे 79,000 को, और ये हमारा जो यहाँ पर लोडिंग का अमाउंट निकल कर आता है ₹15,800। ठीक इसी प्रकार से जो ओपनिंग स्टॉक है 15,000 का, उसके ऊपर भी ये फार्मूला हम लगाएंगे और लिखेंगे यहाँ पर बाय स्टॉक सस्पेंस अकाउंट, वो ₹3,000 यहाँ पर हमारा बनता है। और अब ब्रांच के पास जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उनकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे बाय बैलेंस CD। तो स्टॉक जो क्लोजिंग बैलेंस है स्टॉक का 14,000 का है, वो हमने यहाँ पर लिखा है। और फिर डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इलस्ट्रेशन में दिया गया था ₹8,200 का। और जो फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा करके हमने यहाँ पर लिखना है। 2,000 का फर्नीचर यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में दिया गया था, और उसके ऊपर 10% की दर से डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, वो ₹200 बनती है। तो 2,000 में से ₹200 लेस करके ₹1,800 का अमाउंट यहाँ पर हमने लिखना है। और तीनों आइटम्स का टोटल करके हमने यहाँ पर 24,000 कॉलम में यहाँ पर लिख दिए हैं। और फिर इलस्ट्रेशन में गुड्स इन ट्रांजिट की आइटम दी गई थी, उसकी भी एंट्री हमने यहाँ पर करनी है बाय गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट ₹6,000। और फिर जो क्लोजिंग स्टॉक है, इस क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग का अमाउंट शामिल है, उसकी एंट्री हम ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट। तो 14,000 को 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 125 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो लोडिंग का अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक के लिए ₹2,800 ये आता है, उसकी एंट्री यहाँ पर की गई है। ठीक इसी प्रकार से जैसे क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग की अमाउंट हमने यहाँ कैलकुलेट की है, ठीक इसी प्रकार से गुड्स इन ट्रांजिट में जो लोडिंग का अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पर हम करते हैं। और सेम फार्मूला गुड्स इन ट्रांजिट के अमाउंट पर 6,000 के ऊपर हम लगाएंगे और अमाउंट की कैलकुलेशन जो की है वो है 1,200। तो गुड्स इन ट्रांजिट एडजस्टमेंट एंट्री ये हमने करनी होती है, तो सेम आइटम यहाँ पर हमने लिखनी है टू गुड्स इन ट्रांजिट, और डैश लगा करके आप इस तरह से एडजस्टमेंट सब लिख सकते हैं, उससे ये पहचान हो जाएगी कि ये आइटम है एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर लिखी गई। और फिर क्रेडिट साइड का जोड़ हम करेंगे और डेबिट साइड का जोड़ करेंगे और डिफरेंस हम देखेंगे कि प्रॉफिट है कि लॉस है। तो क्रेडिट साइड का जोड़ यहाँ पर अधिक आता है और इसीलिए इसके डेबिट साइड में यहाँ पर लिखा गया है जो डिफरेंस है 15,000 का प्रॉफिट के रूप में टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंसिंग फिगर के रूप में यहाँ पर ये लिखा गया है। तो इस ब्रांच अकाउंट में एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ वो फर्नीचर के ऊपर जो डेप्रिसिएशन की बात है। तो ₹200 डेप्रिसिएशन यहाँ पर फर्नीचर में लगाई गई है। तो जब फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस हम लिखते हैं तो डेप्रिसिएशन घटाकर यहाँ पर हम लिख देते हैं। इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हमने ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं लिखना होता है, इस बात का हमने विशेष तौर से ध्यान यहाँ पर रखना है। और अब आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो आज की क्लास में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुड्स इन ट्रांजिट। तो गुड्स इन ट्रांजिट के संबंध में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहता है, क्या एंट्री होती है, उसके बारे में आपने बताना होता है। और ठीक इसी प्रकार से जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो हो सकता है कि मेंशन एडजस्टमेंट एंट्रीज रिगार्डिंग लोडिंग।
तो जो लोडिंग का अमाउंट इनवाइस प्राइस की दशा में शामिल रहता है उसके संबंध में एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम करते हैं तो वो आपने यहाँ पर पास करके दिखानी होती हैं। और फिर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो उनके बारे में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमृत ऑयल्स लिमिटेड ऑफ मुंबई हैज ए ब्रांच एट कोलकाता, गुड्स आर सेंट by head office at cost and the expenses of branch are paid by the head office. From the following information, prepare Kolkata branch account in the books of head office. Stock on 1st April 2016 rupees 20,000, goods received from head office rupees 95,000, cash sales rupees 65,000, cash received from debtors rupees 90,000, discount allowed rupees 2,500, goods returned by customers rupees 4,000, bad debts rupees 1,000, cash sent to branch for following expenses: salaries rupees 25,000, rent rupees 12,000, other expenses rupees 3,000। और आगे लिखा है स्टॉक ऑन 31st March 2017 15,000, debtors on 31st March 2017 25,000, goods in transit on 31st March 2017 rupees 5,000। और लास्ट आइटम यहाँ पर दी है क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 1,10,000। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें हमने ब्रांच अकाउंट तैयार करना है और डेटर्स अकाउंट भी आप उसमें पहले बना लें। इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर्स भी इसके यहाँ पर दिए गए हैं। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 15 नंबर का यहाँ पर बनता है वो ऐसी ब्रांचेज के संबंध में बनता है जो इनवाइस प्राइस पर या कहिए कि सेलिंग प्राइस पर गुड्स हेड ऑफिस से रिसीव करती हैं और आगे माल को उधार और नगद बेचती हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप जो है वो कर सकते हैं और इसके लिए रेफरेंस बुक्स यहाँ पर दी जा रही हैं। इन रेफरेंस बुक्स की सहायता से इस प्रकार के क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व करके देख सकते हैं। Dear students, today we have discussed in detail second and third type of dependent branches और इसके साथ साथ हमने जाना कि किस प्रकार से मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट तैयार किया जाता है, किस प्रकार से इनवाइस प्राइस में इंक्लूडेड लोडिंग अमाउंट की कैलकुलेशन की जाती है। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आज के टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे। जय हिंद।